दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 239वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 7141 लेकर 7170 तक के सवाल तैयार हो जाएंगे, यानी ऑन स्क्रीन दोस्तों आपको 7000 से अधिक सवाल पढ़ाए गए हैं। ठीक है, आप केवल इस सीरीज से जुड़ जाए दोस्तों। इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय कवर किया है और आगे 80 लेक्चर में दोस्तों संविधान को कवर किया है। 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो विश्व भूगोल की क्लास चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आज हमारी ज्योग्राफी में 9वीं क्लास है और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ज्वार भाटा के बारे में और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित तमाम ऐसे सवाल जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों कई सारे सवाल दिए गए हैं, इसी तरह के सवाल आपको आज की क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दोस्तों कम प्राइस में एक एक विषय पर मजबूती के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस चाहते हैं तैयारी करना तो आप हमारी स्टडी 91 पर जुड़कर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आप एक एक बातों को समझते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, तो पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर कि किस पिंड के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता। कॉमन सी बात है दोस्तों, मैं एक इमेज यहां बना देता हूं दोस्तों। मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, ठीक है, और यहां पर दोस्तों पृथ्वी है। यहां पर क्या दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो अब मुझे बताइए, पृथ्वी क्योंकि आधी झुकी हुई दोस्तों ऐसे, तो पृथ्वी के इस वाले हिस्से से सूर्य तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए बीच में कोई पिंड आ जाए, उस पिंड के कारण दोस्तों सूर्य दिखाई न दे, तो पिंड कौन सा हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो दोस्तों चंद्रमा अगर सामने आ जाएगा तो सूर्य दिखाई देगा नहीं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कैमरा को सूर्य मान लीजिए, मैं पृथ्वी हो गया और बीच में क्या आ गया दोस्तों, बीच में कोई आ गया, यहां पर कोई पिंड आ गया, ये पिंड ऐसे घूमता घूमता आ गया तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, रोटेट करते हुए चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है दोस्तों। ये चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब दोस्तों सूर्य दिखाई नहीं देता, और अगर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो स्थिति क्या हो जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण करते हैं। लेकिन पूछना क्या जा रहा है दोस्तों, और सूर्य ग्रहण हो जाता तो कौन सा पिंड बीच में आता है, तो बीच में आता है दोस्तों चंद्रमा। कौन सा पिंड आता है दोस्तों, चंद्रमा जब कभी बीच में आ जाए तब दोस्तों ऐसा होता है। क्या सर चंद्रमा ही आ सकता, कोई दूसरा पिंड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह का कोई पिंड है नहीं जो बीच में आ जाए और ग्रहण की स्थिति लगे। ठीक है, हालांकि किसी भी आकाशीय पिंड से के बीच में आने की वजह से ग्रहण लग सकता है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखिए पूर्ण, अब देखिए यहां दो चीजें होता है, एक होता है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, पूरे सूर्य ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा सूरज ढक जाता है। ठीक है, पूर्ण मतलब क्या हो गया, पूरा सूरज ढक जाता है, पूरा सूरज ढक जाता है। ठीक है, और आंशिक में क्या होता है दोस्तों, कुछ हिस्सा ढक जाता है, कुछ सूरज का कुछ हिस्सा ना, पूरा लिखे यहां पर, सूरज का कुछ हिस्सा ढक जाता है। बात समझ में आई ना, ढक जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा दोस्तों ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बनती है ये कब बनती है? ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या के दिन बनती है। कब बनती दोस्तों, हमेशा अमावस्या के दिन बनती है, इसके अलावा कोई दूसरा दिन नहीं। ठीक है, जब कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो ध्यान दीजिएगा वह समय कौन सा होगा दोस्तों, वह समय होगा अमावस्या का। क्यों सर अमावस्या को ही ऐसा क्यों होता है? देखिए कहानी होती है, अमावस्या वह रात होती है जिस रात में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तभी तो हम कहते हैं कि अमावस्या है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसी दौरान दोस्तों चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ चुका होता है, इसलिए वो रात में दिखता नहीं है। ठीक है, तो यही कारण दोस्तों
कि जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तो यह कब होता, अमावस्या को होता है, और जब कभी चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पर उसी तरह ग्रहण लग सकता है। तो जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है दोस्तों तो यह क्रिया हमेशा पूर्णिमा को होती है, ठीक है। तो ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है, ठीक है। बहुत इत्मीनान से आप पढ़ते जाइए, एक एक सवाल और एक एक पॉइंट, ठीक है। करा किस पिंड के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता और चंद्र ग्रहण हो जाता, तो वही केस बनाइए। देखिए यहां पे था सूर्य, यहां पे था सूर्य, और यहां पे इस बार क्या दोस्तों साइड में है चंद्रमा। उस बार पृथ्वी साइड में थी, इस बार चंद्रमा साइड में है, और बीच में क्या आ गई दोस्तों, पृथ्वी आ गई, ठीक है। तो होता क्या दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, देखिए आप जानते हैं हमारे इस सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं है। अगर किसी का अपना प्रकाश है तो वह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, जबकि ग्रह और उपग्रह ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश तो है नहीं कि उसके अंदर से कोई ऊर्जा निकलती हो, ठीक है। तो चंद्रमा तो एक आकाशीय पिंड है, जस्ट लाइक, ठीक है। तो यहां पर सूर्य के प्रकाशित होता है। अब अगर बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या चंद्रमा पर वो सूर्य का प्रकाश पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ये पृथ्वी ढक ले रही है, और पृथ्वी जो ढक रही दोस्तों, तो पृथ्वी की छाया जाकर चंद्रमा पर बनता है। पृथ्वी की जो छाया है ये चंद्रमा पर बनती है, और उसी को हम कहते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण। तो इस केस में होता क्या दोस्तों, इस केस में इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है। आगे बात समझ में? मुझे पता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है, ठीक है। एक चीज में यहाँ पर बड़ा अच्छा सा इमेज था, लेकिन वो इमेज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए तो मैं वो इमेज आपको दिखा दूँ। यहाँ मैंने बीच में लगाया था इमेज, लेकिन वो इमेज इस स्लाइड में दिख नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। यही वो इमेज था जो यहाँ पर इंसर्ट नहीं था, तो क्योंकि पहले से बना के रखा था और संयोगवश जो है पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं जो कुछ आपको बताने चल रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ दोस्तों सूर्य ग्रहण के बारे में, कि सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों ये किस प्रकार लगता है। जरा इसका आप एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरफ क्या है, सूर्य है, ठीक है। एक तरफ सूर्य है दोस्तों, और सूर्य का प्रकाश दोस्तों या अन्य आकाशीय पिंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यहां पर हो गई दोस्तों पृथ्वी, आपको नजर आ रही होगी, पृथ्वी हो गई, ठीक है। और बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, ये चंद्रमा आ गया, ठीक है। ये चंद्रमा आ गया। तो दोस्तों चंद्रमा का आप जानते हैं दोस्तों कि यहां चंद्रमा के 59% हिस्सा ही जो है केवल पृथ्वी से दिखाई देता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है ये सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। प्रकाशित क्या हो रहा है, आप कल्पना कीजिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये तो दोस्तों किस समय लगेगा, ये तो अमावस्या को लगता है, अमावस्या को लगता है। और चंद्रमा का ये 59% वाला हिस्सा हटा दिए तो अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है कि चंद्रमा का जो हिस्सा सूर्य के सामने है, एक्चुअली में पृथ्वी से देखने पर तो पीछे का हिस्सा नजर आएगा, ये वाला हिस्सा नजर आएगा, ये वाला हिस्सा, और ये तो अंधेरे में है। तो हमने कहा ना कि अमावस्या की रात को चांद दिखाई नहीं देता, और रात की बात छोड़िए, घटना दिन में घटती है, क्योंकि दिन में ही तो सूरज रहेगा। तो दोस्तों ये पृथ्वी के इन हिस्से पे दोस्तों प्रकाश नजर आ रहा था, पूरा प्रकाश, ठीक है। यहां सूर्य का प्रकाश आ रहा था, लेकिन यहां बीच में पड़ गया चंद्रमा। तो चंद्रमा की वजह से दोस्तों सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर चंद्रमा की छाया बनती है, ठीक है। ये जो छाया दोस्तों, यहां चंद्रमा की छाया बन रही है, तो इस मूल स्थान को चाहे छाया कहते हैं, चाहे इसको प्रतिछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया या प्रतिछाया का नाम दिया जाता है, ठीक है। और बाकी का शैडो दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों, शैडो जो है वो यहां तक बन रहा है, ये तो मूल शैडो है, ये मूल चंद्रमा का शैडो है, और बाकी ये प्रकाश को दोस्तों यहां तक घेरे हुए है, रोके हुए है, ये यहां तक, ठीक है। ये एरिया देखिए ऐसे करके, ठीक है, ये एरिया है। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया दोस्तों, इस हिस्सा को हम कहते हैं उपछाया। क्या कहते हैं दोस्तों, यहां चंद्रमा की उपछाया बनती है। तो प्रतिछाया और उपछाया, ये दोनों तथ्य को आप ध्यान दीजिएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे दोस्तों। छाया और उपछाया, ठीक है। कभी कभी आपकी परछाई डबल बनती है, ठीक है। तो एक मूल परछाई होती है और इसकी उपछाया होती है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो कुछ ऐसा ही दृष्टि दोस्तों यहां देखने को मिलता है, दृश्य, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों जब आप चंद्र ग्रहण की स्थिति समझते हैं
किसकी स्थिति पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्र ग्रहण के केस में क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा लगता है पूर्णिमा को। क्यों पूर्णिमा को लगता है, क्योंकि दोस्तों जब चंद्रमा दिखाई देगा तभी तो ग्रहण लगेगा। तो यहां हो गया सूर्य, यहां हो गई दोस्तों चंद्रमा, और ये बीच में दोस्तों पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया भी बनेगी और उपछाया भी बनेगी। तो जो पृथ्वी की छाया बनती दोस्तों, याद रखिएगा, अब देखिए पृथ्वी की छाया यहां तक पड़ती है, यहां तक। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों, इस केस में क्या हो जाता है दोस्तों, इस केस में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। इसी तरह से दोस्तों आंशिक चंद्र ग्रहण भी होता है। आंशिक कब होता है दोस्तों, देखिए पृथ्वी की जो उपछाया है, ठीक है, ये उपछाया दोस्तों यहां तक जा रही है। ठीक है, ये यहां तक जा रही है। ठीक है, ये तो मुख्य छाया है, और ये मुख्य छाया जिसे हम प्रतीक छाया भी नाम दिए पीछे, ये कुछ उस तरह का दृश्य आता है। ठीक है, ये प्रतीक छाया वाला दृश्य है। ठीक है, और ये वाला जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये उपछाया वाला है। ठीक है, उपछाया वाला। ठीक है, ये भी दोस्तों उपछाया वाला दृश्य है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, यहां उपछाया बन रहा है। तो इस वाले केस में दोस्तों देखिए, यहां पर इस वाले हिस्से में ये देखिए, ये तो माध्य चंद्रग्रहण का हिस्सा है और यहां आंशिक चंद्रग्रहण का हिस्सा है। उसी तरह से यहां भी आंशिक चंद्रग्रहण होगा और यहां पे माध्य चंद्रग्रहण होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये चंद्रग्रहण का दृष्टि होगा। विशेष रूप से आपको केवल यही ध्यान देना है कि किन पिंडों की वजह से यह सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, केवल आप इस पे ध्यान दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। बहुत ध्यान से एक एक सवाल देखिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। जब तक आप चीजों को नहीं जानते हैं तभी तक चीजें हमें कठिन लगती हैं। लिए अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रग्रहण हमेशा किस दिन होता है, तो अभी हमने बताया दोस्तों, चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को। ठीक है, पूर्णिमा को क्या होता है दोस्तों, पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और इसी तरह अमावस्या को क्या होता है दोस्तों, अमावस्या को हमेशा क्या होता है दोस्तों, अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है। आप कभी भी चेक कीजिएगा तो आपको तिथि कुछ ऐसी ही नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में कितने डिग्री का अंतर है। जो अंतर है दोस्तों, वो अंतर पूछ रहा है दोस्तों, कितने डिग्री का अंतर है, तो कक्षा पथ में दोस्तों 5 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों, याद रखेगा आप, चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षीय पथ में कितने का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है। ये बहुत सामान्य सा सवाल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं। तो दो चीजें होती दोस्तों, अगर जल उठता है और जल गिरता है तो उठने को क्या कहते हैं दोस्तों, उठने को कहते हैं ज्वार, और गिरने को क्या कहते हैं दोस्तों, गिरने को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गिरने को कहते हैं भाटा। ठीक है, तो इसी को नाम देते हैं दोस्तों ज्वार भाटा। क्या नाम देते हैं दोस्तों, ज्वार भाटा नाम देते हैं। आपको समझ में आ रहा ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, मैं वो कारण भी दे देता हूं दोस्तों। अगर मैं पीछे लेके चलूं आपको इस इमेज पर, तो याद रखें दोस्तों, आप बल्कि इस वाले इमेज क्या, इस वाले इमेज पे आ जाइए। ये एक ऐसा केस होता है दोस्तों जहां ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के निकट दोस्तों ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और उसी बल से बंध करके चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब ये चक्कर लगाता है तो पृथ्वी के स्थल खंड को प्रभावित नहीं करता, किंतु जल खंड को प्रभावित करता है। और आप तो जानते हैं कि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर दोस्तों जल ही जल है। तो ये क्या करता है दोस्तों, चंद्रमा अपने आकर्षण से समुद्री जल को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, और यह आकर्षण बल और भी मजबूत हो जाता है जब ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि इस केस में चंद्रमा तो जल को खींच ही रहा था और धीरे से सपोर्ट कौन कर देता दोस्तों, सूर्य सपोर्ट कर देता है। तो इस वाले केस में दोस्तों उच्च ज्वार आता है। क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा उच्च ज्वार क्या होता है और निम्न ज्वार क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में भी देखा जाएगा। चलिए एक एक सवाल आगे बढ़ते हैं और देखते चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा व सूर्य में से किसका ज्वार उत्पादक बल ज्यादा है। ठीक है, ज्वार उत्पादक बल का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जो नजदीक रहेगा उसका ज्वार उत्पादक बल ज्यादा होगा। और आप तो जानते हैं कि अगर आप पृथ्वी से तुलना करें, अगर आप पृथ्वी से तुलना करें कि भाई पृथ्वी से कितनी दूरी पर चंद्रमा है, तो आपको पता है कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों चंद्रमा है। और आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर सूर्य है, तो आप कहते हैं 14.98
करोड़ किलोमीटर, ठीक है। औसत दूरी बता रहा हूं, ये मैं औसत दूरी बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपने और भी कंडीशन पढ़ा है उपसौर और अपसौर के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और सबसे दूर होती है, नजदीक होने पर 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाती है और दूर होने पर 14.3 किलोमीटर 15.3 किलोमीटर दूरी हो जाती है, लगभग 15.21 हो जाती है, लगभग 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। तो दोस्तों किसका उत्पादक बल ज्यादा है? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा नजदीक है, आप यहीं से समझिए, चंद्रमा क्या दोस्तों नजदीक है और सूर्य क्या दोस्तों, सूर्य दूर है। तो दोस्तों किसका उत्पादक बल ज्यादा होगा? तो याद रखेगा नजदीक वाले का उत्पादक बल अधिक होता। तो याद रखेगा यहां पर चंद्रमा का उत्पादक बल दोस्तों क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसी कारण दोस्तों इसका बल ज्यादा लगता है, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल की अपेक्षा कितना ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों लगभग कहा जाता है 2 से 2.5 गुना। कितना दोस्तों? 2 से 2.5 गुना अधिक होता है, ठीक है। अधिक किसका होता है दोस्तों? याद रखिएगा 2 से 2.5 गुना अधिक होता है चंद्रमा का सूर्य से, ठीक है। चंद्रमा का सूर्य से, ठीक है। चंद्रमा का सूर्य से कितने गुना दोस्तों उत्पादक बल अधिक होता है? तो याद रखिएगा लगभग 2 से 2.5 गुना ये ज्यादा बल होता है किसके पास? चंद्रमा के पास। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने समय बाद दोस्तों ज्वार आता है? प्रतिदिन आता है ज्वार दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, तो किसी न किसी स्थान पर, ठीक है भाई, घूम रहा है, तो जहां पर चंद्रमा सामने होगा भाई वहां पर ये ज्वार आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कब ज्वार आता है दोस्तों? तो याद रखेगा कितने समय बाद लिखा है ना, याद रखेगा 12 घंटे 26 मिनट बाद। कितना दोस्तों? 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आता है दोस्तों? ज्वार आता ही आता है। 12 घंटा 26 मिनट। ये 12 घंटा 26 मिनट की साइकिल क्यों है? क्योंकि दोस्तों वैसे तो आपने जानते होंगे कि पृथ्वी दोस्तों अपने धुरी पर कब घूम जाती है? तो 23 घंटा 56 मिनट में घूम जाती है। मोटी मोटा याद रखे 23 घंटा 56 मिनट में पृथ्वी अपने धुरी पर घूम जाती है। लेकिन दोस्तों इस दौरान चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो जो यहां पर आंकड़ा दोस्तों वो है 24 घंटा 52 मिनट का, ठीक है। 24 घंटा 52 मिनट, ठीक है। ये पूरा आंकड़ा है दोस्तों, ये पूरा समय है, ठीक है। इसी समय में दोस्तों ज्वार आता है, 2 बार ज्वार आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ज्वार आता है दोस्तों वो पृथ्वी पर 2 बार आता है। 2 बार क्या आता है दोस्तों? पृथ्वी पर 2 बार ज्वार आता है, ठीक है। वो 24 घंटे 52 मिनट में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कब एक ज्वार आता है दोस्तों? 12 घंटा 26 मिनट बाद। दूसरा ज्वार फिर आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद, और ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी के किसी न किसी स्थान पर यह ज्वार आता ही आता है, ठीक है। समझ में? ज्वार क्या होता है दोस्तों? तो जब चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से समुद्री जल को अपनी तरफ खींचता है तो यह जल क्या होता है? ऊपर उठता है। इसके ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। भाई पानी को कहीं से ऊपर उठ रहा है तो अगल बगल का जलस्तर नीचे भी होगा। भाई कोई चीज ऊपर जा रही है तो अगल बगल का जलस्तर नीचे भी जाएगा। तो जो जलस्तर नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं, और जो ऊपर उठता है उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ज्वार भाटा हो गया। ये टाइमिंग दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? अभी आपने पढ़ा दोस्तों 12 घंटा 26 मिनट पर दोस्तों ये ज्वार आते हैं, ठीक है। तो उसका भी आधा कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए पहला आंकड़ा मैंने दिया आपको 24 घंटा 52 मिनट, ठीक है। 24 घंटे 52 मिनट दोस्तों ये पूरा समय होता है, ये पूर्ण समय होता है दोस्तों जब पूरे पृथ्वी पर कहीं न कहीं ज्वार आता है, ठीक है। इसका जब आधा करते हैं आप, इसका जब आधा करते हैं तब आपको मिलता है 12 घंटा 26 मिनट, ठीक है। 12 घंटा 26 मिनट पर दोस्तों किसकी अनुभूति होती है दोस्तों? ज्वार की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? ज्वार की अनुभूति होती है, ठीक है। इसी तरह से कितने समय बाद भाटा आता है? तो आप इसका भी आधा कर लीजिए तो हो जाएगा दोस्तों 6 घंटा, ठीक है। पुनः इसका आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आधा कर लेंगे तो आंकड़ा ये आएगा 6 घंटा प्लस 13 दूना 26 मिनट कर लें, 6 घंटा 13 मिनट बाद दोस्तों भाटा आता है, क्योंकि ज्वार जल को ऊपर उठाता है और भाटा जल को नीचे गिराता है, ठीक है। तो ये वाला तथ्य याद रखिए, यहां बच्चा आके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो ये 3 जो समय है दोस्तों उसको अलग अलग तरीके से आप याद रखेगा, इससे ज्यादा कुछ यहां पर है ही नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है पृथ्वी पर पहली बार ज्वार आने का कारण क्या दोस्तों? तो देखिए पृथ्वी
पर आपने पढ़ा कि पृथ्वी पर कितने बार ज्वार आता है दोस्तों, तो आपने पढ़ा 2 बार ज्वार आता है। कितने बार ज्वार आता है दोस्तों, 2 बार ज्वार आता है, वो भी प्रतिदिन। प्रतिदिन पृथ्वी पर कितने बार ज्वार आता है दोस्तों, 2 बार। तो जो पहला ज्वार आता दोस्तों उसके आने का कारण क्या है, और जो दूसरी बार ज्वार आता दोस्तों उसके आने का कारण क्या है, ये दोनों आपको बताना है। तो जो पहली बार ज्वार आता दोस्तों वो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की वजह से आता है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आता है। आकर्षण शक्ति के कारण दोस्तों ज्वार आता है। ये दोस्तों पहली बार ज्वार है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब दूसरी बार ज्वार आता है तब इसकी स्थिति बदल जाती है। दूसरी बार दोस्तों जो पृथ्वी पर ज्वार आता है वो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण नहीं आता, वो दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण आता है। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के कारण आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे चैप्टर पढ़े तो होंगे लेकिन दोस्तों इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि पहली बार ज्वार क्यों आता है और दूसरी बार ज्वार क्यों आता है। जब आप हमारे साथ होते हैं ना तो हम एक एक पॉइंट पर दोस्तों डिस्कस करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसी तरह आराम आराम से पढ़ाते पढ़ाते आज अपने 239वें लेक्चर में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप पीछे के वीडियोस देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर दोस्तों एक स्थान है जो कहां स्थित है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित है। कह रहा है उस जगह पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी पर 2 बार ही ज्वार आता है, तो इसको अपवाद स्वरूप याद रखें, ठीक है। अपवाद में याद रखें कि कोई ऐसा भी जगह है जहां पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है, और ये कौन सा जगह दोस्तों, तो इस स्थान का नाम है साउथहैम्पटन। क्या नाम है दोस्तों, साउथहैम्पटन, ठीक है। साउथहैम्पटन ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये इंग्लैंड में पड़ता है। यहां पर 4 बार ज्वार आता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो आपको पढ़ाया है दैनिक ज्वार, ठीक है। दैनिक ज्वार जो है दोस्तों वो दैनिक ज्वार दिन में 2 बार आते हैं, ठीक है। 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर, ठीक है। 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर हमेशा पृथ्वी पर क्या आता है दोस्तों, दैनिक ज्वार आता है। लेकिन ये दोस्तों ये आप देखिए साउथहैम्पटन जो है ये आप अलग से याद रखें, ठीक है। एक चीज और दोस्तों याद रखेगा, जो दैनिक ज्वार है ये जो रोज रोज ज्वार आता है दोस्तों ये ज्यादातर मैक्सिको की खाड़ी में नजर आता है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी और फिलीपाइन जो द्वीप समूह है वहां पर दोस्तों ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहां लिख दूं मैं इसको, ये पॉइंट कहां लिख दूं, ये पॉइंट मैं दोस्तों यहां लिख देता हूं, ठीक है। दैनिक ज्वार जो है दोस्तों, दैनिक ज्वार ये कहां देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो दैनिक ज्वार 2 जगह देखने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में दैनिक ज्वार देखा जा सकता है। दूसरा फिलीपाइन द्वीप समूह, ठीक है। फिलीपाइन जो द्वीप समूह दोस्तों उसके आसपास के क्षेत्रों में यह दैनिक ज्वार देखा जाता है, ठीक है। जिस तरह से दैनिक ज्वार होता है उसी तरह से अर्ध दैनिक ज्वार भी होता है, ठीक है। यानी यहां पर शेमी यानी इसके आधे समय में भी दोस्तों यह घटना घटित होती है। आइए पहले अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है साउथहैम्पटन में प्रतिदिन जो 4 बार सर ज्वार आ रहा है उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे दोस्तों 2 छोटे कारण है दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत कम शब्दों में। ये जो साउथहैम्पटन स्थित है दोस्तों, जो साउथहैम्पटन है यहां पर दोस्तों 2 चीजें हैं। एक तो वहां पर इंग्लिश चैनल है और दूसरा दोस्तों यहां पर क्या है, उत्तर सागर है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, तो 2 बार जो ज्वार आते दोस्तों वह इंग्लिश चैनल से आते हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल से क्या आते हैं दोस्तों, 2 बार ज्वार आते हैं। और 2 बार ज्वार दोस्तों किससे आते हैं, 2 बार ज्वार ये उत्तरी सागर से आते हैं, ठीक है। उत्तरी सागर से, ठीक है, उत्तरी सागर से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यह इंग्लैंड के दक्षिणी छोर पर स्थित साउथहैम्पटन जो दोस्तों ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 सागरों के मिलने से बना है। एक तरफ इंग्लिश सागर आ रहा है जल और दूसरी तरफ दोस्तों उत्तरी सागर आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जो ज्वार आता है ये 2 दिशा से आता है, एक तो इंग्लिश चैनल वाले से आता है, दूसरा उत्तरी सागर वाले से आता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहां पर ज्वार को हम कितने बार पढ़ते हैं कि 4 बार ज्वार आता है, तभी मैंने अपवाद स्वरूप इसे अलग कर दिया। नहीं तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी, भाई 2 अलग अलग जगह है तो वहां की चीजें जोड़ने पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया, आप एक बार जुड़िए हमारी किताबों के साथ, फिर देखिए क्या कमाल की किताबें हैं, ठीक है। आइए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार, ठीक है, सबसे ऊंचा जो ज्वार है दोस्तों ये कहां आता है, तो दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार दोस्तों ये फंडी में आता है। फंडी का नाम सुना आप लोगों ने, फंडी का नाम सुना है, नहीं फंडी नहीं, ऊंचे वाले का पूछ रहा है ना, एक सेकंड,
ठीक है। ये दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वार दोस्तों ये कनाडा में आता है। कहां आता है दोस्तों? सबसे ऊंचा जो ज्वार है कनाडा। कनाडा के पास दोस्तों अटलांटिक ओशियन है दोस्तों, ठीक है, अटलांटिक महासागर में आता है। कहां पर आता है दोस्तों? अटलांटिक 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 महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दोस्तों ये अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच का स्थित महासागर है। इस महासागर का आकार दोस्तों यस आकार का है। इसके एक साइड दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। नीचे की साइड दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके इधर साइड दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप है और इधर साइड दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। इसी के बीच में दोस्तों ये स्थित है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो यहां पर आता है दोस्तों और ये चीजें आप याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अर्धदैनिक ज्वार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? अर्ध दैनिक ज्वार के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो पीछे आपने पढ़ा था दैनिक ज्वार, तो वहां 24 घंटा 52 मिनट पढ़ा था। तो अर्ध दैनिक ज्वार में क्या हो जाता है दोस्तों? ये समय 24 की जगह हो जाता है 12 घंटा और 52 मिनट की जगह हो जाता है 26 मिनट, ठीक है। तो 52 घंटा 26 मिनट। जो दोस्तों दैनिक ज्वार आपने पढ़ा था वो दोस्तों दो जगह पढ़ा था। एक पढ़ा था मैक्सिको की खाड़ी में, दूसरा पढ़ा था फिलीपाइन द्वीप समूह में। ये दो स्थान थे जहां पर दैनिक ज्वार आते हैं। उसी तरह से जो अर्धदैनिक ज्वार आते हैं ये भी दोस्तों दो जगह आते हैं। एक तो आप नाम सुने होंगे ताहिती द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में? ताहिती द्वीप समूह के बारे में सुने होंगे। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर अर्धदैनिक ज्वार देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जितने भी ब्रिटिश द्वीप समूह हैं, जितने भी ब्रिटिश द्वीप समूह हैं उनमें भी दोस्तों वहां पर भी दैनिक ज्वार जो है ये देखने को मिलता है। ये आप तथ्य याद रखेगा, ठीक है। याद आ गया तो हमने कहा शेयर कर दें आपके साथ, ये जरूरी है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? जो ज्वार कर्क रेखा याद रखेगा किसे कहते हैं? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्या दोस्तों? यह उत्तरी अक्षांश रेखा है। उसी तरह से मकर रेखा क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यही ना, दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों ये तो जो 0 डिग्री के 23.5 डिग्री उत्तर में और 0 डिग्री के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क और मकर रेखा पर जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। क्या कहते हैं? अयन वृत्तीय ज्वार। अच्छा ये किस टाइप का ज्वार है सर अयन वृत्तीय ज्वार? तो दोस्तों मैं आपको अपने भाषा में समझा दूं, ऐसे किताब में पढ़ेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है ना किताब वाले जानबूझ के इतना कठिन लिख देते हैं कि बच्चे को समझ में ही नहीं आए। मैंने कई बार पढ़ा, हर किताब में अलग अलग बात और एक लाइन की छोटी सी बात है। यहां कर्क और मकर की बात कर रहा है ना, जब चंद्रमा कर्क और मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है, तब यह ज्वार आता है। क्या मैंने कहा? जब चंद्रमा कर्क और मकर रेखा पर चमकता है, कर्क और मकर रेखा पर क्या करता है दोस्तों? चमकता है, तब हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तब हम कहते हैं यह अयन वृत्तीय ज्वार है। कोई दिक्कत आपको? इसी तरह से दोस्तों अब आप कहेंगे सर अगर एक कर्क मकर पे चमक सकता है तो कोई ऐसा भी टाइम होगा जब ये विषुवत रेखा पर चमकता होगा, भूमध्य रेखा पर चमकता होगा, तो उसे विषुवतीय ज्वार कहते हैं। क्या दिक्कत है? बस इतना सा बात है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा किस स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा तथा सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है? दोनों एक साथ दोस्तों क्या करते हैं? प्रभाव पड़ता है। कब? जब दोस्तों क्या आ जाए, जब स्थिति कैसी हो, एक तरफ सूर्य हो, क्या हो? सूर्य हो, बीच में दोस्तों चंद्रमा आ गया हो, ठीक है, और इधर दोस्तों पृथ्वी हो। तो चंद्रमा तो अपना बल लगा ही रहा था, और जब दोस्तों एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, जब क्या हो जाते हैं दोस्तों ये तीनों पिंड एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल और ज्यादा लगेगा। और जब कभी ऐसा होता है दोस्तों तब क्या आता है दोस्तों? उच्च ज्वार आता है। क्या आता है दोस्तों? तब उच्च ज्वार आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उच्च का मतलब हो जाता है हाई और ज्वार का मतलब हो जाता है टाइड। तब हम इसे कहते हैं दोस्तों हाई टाइड। हाई टाइड क्या होता है ना, सामान्य से 20% अधिक होता है। सामान्य से 20% अधिक ऊंचाई या अधिक शक्ति
शक्तिशाली ज्वार होता है। जितना नॉर्मल ज्वार आता ना उससे दोस्तों 20% ज्यादा तेजी से दोस्तों ये ज्वार आता है, आप याद रखेंगे, तभी हम इसे कहते हैं हाई टाइड। कोई दिक्कत आपको? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ज्वार, वो तो ज्वार था, समुद्री जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार कहते हैं, लेकिन उच्च ज्वार में यह जल 20% और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, यानी 1/5 और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, ये आप याद रखेंगे, इसी को कहते हैं हाई टाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। करा वह स्थिति क्या कहलाती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है, एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब कभी ये सीध में आ जाते हैं तो इसी को कहते हैं युति व्युति। क्या कहते हैं दोस्तों? युति व्युति। क्या कहते हैं दोस्तों? युति व्युति। इसी को कहते हैं दोस्तों युति व्युति, या इसी को कहते हैं दोस्तों सिजगी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को सिजगी भी कहते हैं। सिजगी मतलब जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या हो जाए, एक सीध में हो जाए, तब इसे हम क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं या युति व्युति कहते हैं। तो एकदम आसान भाषा में समझिए। ठीक है, ये वही केस है जब ग्रहण भी लगता है, इसी केस में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, ये वही केस है जब क्या लगता है, जब ग्रहण लगता है। ग्रहण में कैसा ग्रहण लगेगा दोस्तों? ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनाएगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण या ग्रहण की स्थिति बनाएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, जब यह उच्च ज्वार की स्थिति पैदा करेगा। क्या करेगा? उच्च ज्वार की स्थिति पैदा करेगा। ऐसा ही केस में बनता है, तो याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह रहा किस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। थोड़ा सा यहां पर सही कर लीजिए, सूर्य को यहां से काट के सूर्य को यहां रखिए। ठीक है, लिखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा दोस्तों सबसे पहले सूरज बीच में थोड़े आएगा, सबसे पहले सूर्य होगा, बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, और इधर हो जाएगी पृथ्वी। जब कभी ऐसा होता है दोस्तों तो सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा तो दिखेगा नहीं, तो दोस्तों ये स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। कौन सी स्थिति बनती है? यह सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। तो कह रहा है जब एक सीध में होते हैं तो ये क्या कहलाता है। ठीक है, और कब ऐसी स्थिति बनती है, तो याद रखेगा, यह स्थिति पहली बात सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, या हो सकता है आपसे पूछ दे अमावस्या वाले समय की बात। ठीक है, कि यह समय कैसा होता है दोस्तों, यह अमावस्या का समय होता है, आप इसे भी याद रखेगा। ठीक है, आप इसे भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा अमावस्या और पूर्णिमा को आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं। आपको बताया तो अमावस्या और पूर्णिमा को जो ज्वार आएगा उसे कहते हैं दोस्तों उच्च ज्वार। क्या कहते हैं? जो ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को आएगा उसे कहते हैं उच्च ज्वार या हाई टाइड। अब देखिए अमावस्या का तात्पर्य क्या दोस्तों, हर अमावस्या को क्या लगता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के केस में पहले सूर्य होता है, फिर क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा होता है, फिर पृथ्वी होती है। ठीक है, एक सीध में हो गया। और उसी तरह से पूर्णिमा को दोस्तों क्या लगता है, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण के केस में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, पहले इधर सूर्य आ जाता है, इधर चंद्रमा, इधर पृथ्वी आ जाती है। अब पृथ्वी की छाया दोस्तों चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, चंद्रमा, तो इस केस में भी दोस्तों उच्च ज्वार आता है। ठीक है, उच्च ज्वार कैसे आता है दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा इधर से दोस्तों प्रभावित करता है, और एक सीध में होने की वजह से दोस्तों इस केस में भी उच्च ज्वार बनते हैं। ठीक है, तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही ऐसी स्थिति है जब उच्च ज्वार बनते हैं, लेकिन पूर्णिमा को कम, अमावस्या को और ज्यादा उच्च ज्वार बनते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की अपेक्षा अमावस्या में ज्वार जो होते हैं दोस्तों और ऊंचाई वाले बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कितनी अधिक होती है दोस्तों, तो मैंने आपको पीछे बताया कि 20% अधिक होती है। चाहे 20% कहिए, चाहे कहिए कि 1/5 अधिक होती है। कितनी? 1/5, सामान्य से 1/5 अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करा किस स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है। करा कौन सी स्थिति है जब क्या करता है, इनके गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं दोस्तों, तो ये बताना। ठीक है, तो देखिए विरुद्ध कब काम करेगा दोस्तों, जब कभी क्या हो जाए, जब कभी मान लीजिए मैं आपको स्थिति बनाता हूं दोस्तों, ये समकोण की स्थिति पर ऐसा होता है, समकोण की स्थिति पर। अब आप जानते हैं दोस्तों समकोण चाहे ऐसे बनेगा चाहे ऐसे बनेगा, यही तो समकोण बन रहा है। तो ये समकोण की स्थिति दो तरीके से बन सकती है। अब कैसे हो सकता है दोस्तों, जब सूर्य व चंद्रमा और क्या हो जाए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हो। ठीक है, तो याद रखेगा, मान लीजिए कैसे कर सकते हैं आप इसको, मान लीजिए यहां पर पृथ्वी है। ठीक है, यहां पर पृथ्वी है और यहां पर दोस्तों सूर्य हो गया, और यहां पर दोस्तों क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, यही ना, यहां पर चंद्रमा हो गया। या आपके केस में यहां भी सूर्य हो सकता है, पृथ्वी तो दोस्तों सेंटर में रहेगी। ठीक है, याद रखेगा, और यहां पर चंद्रमा हो गया। तो दो केस है दोस्तों जब ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि सर ऐसा संभव कैसे ये समकोण बन सकता है सर ऐसा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूं,
मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों सूर्य था, ऐसे समझिएगा, एकदम देसी भाषा में समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरी क्लास में मैं समझा ना पाऊं ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जब मैं लगता हूं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं समझता हूं कि बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा होगा। सुनिए, यहाँ पे सूर्य है, अब पृथ्वी दोस्तों सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है। पृथ्वी क्या करती है दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये दोस्तों पृथ्वी का डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमती है पृथ्वी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये पृथ्वी घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ, तो यहाँ पृथ्वी हो गई। और चंद्रमा दोस्तों क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। चंद्रमा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या करता है दोस्तों, यह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो बना स्थिति देखिए, कुछ ऐसी स्थिति बनी, यहाँ सूर्य, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चंद्रमा। मान लीजिए यही चंद्रमा घूमते 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 दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो ये वाली स्थिति बनी। ध्यान दीजिए कौन सी स्थिति बन रही है। एक बार दोस्तों ये वाली स्थिति बनी, और दोबारा क्या बन रहा है दोस्तों, ये वाली स्थिति बन रही है, ठीक है। तो दो स्थिति हो गया ना, यही दोनों तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब आ गया समझ में। डायरेक्शन यार ऐसी चीज होती कि सब समझ में आ जाएगा, संभव सब कुछ है। बस देखिए, मैं समझता हूं ना कि बच्चों को कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टीचर जिम्मेदार है। अगर व्यक्ति पढ़ा नहीं पाएगा तो बच्चा सीख कैसे पाएगा, यानी बस सिखाने वाले का दोष होता है। आगे बढ़िए, लिख रहा किस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशा में होते हैं। तो दोस्तों ये तो विरुद्ध समकोण हो गया, और समकोण बनता कब है दोस्तों, तो इसका दो टाइम है, दो टाइम है। यह बनता हमेशा दोस्तों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, ठीक है। कृष्ण पक्ष में आप जानते हैं दोस्तों 15 दिनों का पक्ष होता है, और इस पक्ष में जब जब सप्तमी या अष्टमी का दिन आता है, किसका दोस्तों, जब जब सप्तमी और अष्टमी का दिन आता है दोस्तों, सप्तमी और अष्टमी का दिन आता है, उसी दिन दोस्तों यह ऐसे समकोण वाली स्थिति में बनते हैं, ठीक है। तभी मैंने आपको दोनों स्थितियां दिया है, ठीक है, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाली स्थिति में दोस्तों सप्तमी या अष्टमी तिथि को ऐसी स्थिति होती है जब इनके बल, जब सूर्य और चंद्रमा के बल, उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किन दिनों में एक कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है। दोस्तों ऐसा कब होता है, जब कम ऊंचाई वाले, लो टाइड कहते हैं इसे, ठीक है। तो दोस्तों कम ऊंचाई वाला कब हो जाता है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, दो केस बनता है यहां पर। एक दोस्तों उच्च ज्वार होता है, एक उच्च ज्वार होता है, ठीक है, और एक होता है दोस्तों निम्न ज्वार। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आपने पढ़ा दोस्तों। उच्च ज्वार कब आता है, तो आपने पढ़ा कि उच्च ज्वार सर या तो अमावस्या को आता है, या तो अमावस्या को आता है, या तो कब आता है दोस्तों, पूर्णिमा को आता है, यह आपने पढ़ा। उसी तरह से निम्न ज्वार कब आता है दोस्तों, तो निम्न ज्वार कब आता है, शुक्ल पक्ष प्लस कृष्ण पक्ष, शुक्ल प्लस कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की क्या था दोस्तों, सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी के दिन, सप्तमी या अष्टमी के दिन दोस्तों यह आता है, निम्न ज्वार आता है। यही आपसे पूछ रहा है कि किन दिनों में कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, यही सप्तमी या अष्टमी के समय कम ज्वार वाले कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है। यह तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा सप्तमी या अष्टमी को आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं, तो जो ज्वार इस दिन आता है उसे कहते हैं निम्न ज्वार। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे निम्न ज्वार का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, निम्न ज्वार का। अब निम्न ज्वार क्या हो जाता है दोस्तों, इसे नीप टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, नीप टाइड। क्या कहते हैं, नीप टाइड। टाइड माने होता है ज्वार, और इसे कह देते हैं दोस्तों नीप टाइड, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर दोस्तों स्थल है, ठीक है। अब यहीं पर देखिए चैप्टर समाप्त हो रहा है, यहां पर अब नई पॉइंट हम पढ़ने चले हैं। तो कितने भाग पर स्थल दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी के 29% हिस्से पर क्या दोस्तों स्थल खंड है। बाकी का जो 71% का हिस्सा है वो जल ही जल है। वो क्या है, जल ही जल, तभी तो कहते हैं। या फिर आप इसमें एक आंकड़ा और भी लिख सकते हैं कि 1/3 हिस्से पर क्या है दोस्तों स्थल खंड है, 33% लगभग, ठीक है। जबकि यह आंकड़ा है नहीं, लेकिन कहने को ऐसा ही कहा जाता है। पृथ्वी के कुल कितने भाग पर दोस्तों जल है, तो जल की बात आता है तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है दोस्तों वो है 71% भाग पर। या दोस्तों कभी कभी एक चीज और कहा जाता है कि पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर क्या है दोस्तों जल है। और इस केस में जो पिछला वाला केस था, इसमें कहा जाता है से कम क्षेत्र पर क्या दोस्तों स्थल है। ये 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे।
अगला सवाल देखिए, करा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने भाग पर जल है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों यहीं पर आप आके कंफ्यूज हो जाएंगे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, आप जानते हैं दोस्तों, जो 0 डिग्री लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को दोस्तों विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में, उत्तर में दोस्तों क्या स्थित है, उत्तर दिशा में उत्तरी गोलार्ध स्थित है, और दक्षिणी दिशा में दोस्तों क्या स्थित है, दक्षिण दिशा में क्या स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध के कितने भाग पर दोस्तों जल है, यह आपके लिए नया सवाल है। मुझे पता है आप में से कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, तो याद रखेगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के 61% हिस्से पर क्या दोस्तों जल है, 61%, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध के 81% हिस्से पर जल है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 61, 71 और 81, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा 61%, फिर लिखिएगा 71%, फिर लिखिएगा 81%। अब इसको कैसे ग्राफ में याद रखिए, जरा ग्राफ वाइज मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये एक टेबल बना लीजिएगा, इस टेबल को ऐसे कर लीजिएगा, और इसी में दोस्तों अलग से पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 61% दोस्तों कहां जल है, ये मैं केवल और केवल जल की बात कर रहा हूं, केवल जल की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों हमेशा याद रखेगा, उत्तरी गोलार्ध के 61% हिस्से पर जल है, दक्षिणी गोलार्ध के 81% हिस्से पर जल है, संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। ये पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे तो कमाल हो जाएगा। आप पूछ के देखना अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, क्या ये सब सवाल आपको मिले थे कहीं पर। ये सभी सवाल दोस्तों आपके लिए नए हैं, और ये सब जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर में बहुत कमजोर है। चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें हैं हमारे पास, कोर्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक भरोसा के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अन्यथा फिर दुनिया बहुत बड़ी है, आप टहलते घूमते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।